नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश भर में चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। मॉर्निंग वॉक पर लोग पार्कों में बातचीत करते हुए मिल जाएंगे कि इस बार बीजेपी कितनी सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करेगी। कुछ दलील देते मिल जाएंगे कि कांग्रेस इस बार छुपी रुस्तम साबित होगी। कोई दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का समीकरण समझाता दिखाई देगा तो कोई अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी के वोट बैंक में गुणा भाग करता हुआ मिल जाएगा। हम भारतीय राजनीतिक पसंद और नापसंद को लेकर कितने आर्गुमेंट करते रहते हैं, इसका अंदाजा आपको इन दिनों किसी भी पान या चाय की दुकान पर भी चल जाएगा। लेकिन आज हम राजनीति की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आपके बच्चों की पढ़ाई की, जिसकी चिंता हर माँ बाप को है और हर माँ बाप इसी की टेंशन में है। कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब खत्म हो चुकी है और अब रिजल्ट का इंतजार भी है। जो बच्चे 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं, उनके रिजल्ट आए हैं, उनके दिमाग में सबसे बड़ी उलझन ये है कि आखिर एडमिशन कहाँ होगा। आपको बता दें कि देश में एजुकेशन सिस्टम पर कोचिंग कल्चर हावी हो चुका है। बोर्ड एग्जाम के बाद घर वाले अपने बच्चों को किसी भी बड़ी कोचिंग में दाखिला दिला देते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई ऐसी क्यों नहीं है कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। इस बार मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए 36 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए होने वाली यूजी और सीयूईटी के लिए करीब 13.5 लाख छात्रों ने आवेदन दिए हैं। एडमिशन की चाह रखने वाले छात्र बहुत ज्यादा है और सीटें बहुत कम हैं। ऐसे में एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंकिंग के लिए कोचिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। कक्षा 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे चुके अधिकतर मिडिल क्लास के बच्चों के मम्मी पापा की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि नीट या फिर जेईई कि कोचिंग के लिए लाखों रुपए की मोटी फीस का जुगाड़ कैसे हो, कहां से हो। क्या हमारे देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं बन सकती कि महंगी कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था को कोचिंग या ट्यूशन कल्चर से आजादी नहीं मिल सकती है? क्या नई शिक्षा नीति सही मायनों में छात्रों का समग्र यानी कि होलिस्टिक विकास करने में सक्षम है? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करने वाले हैं। अपने खास कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि महंगी पढ़ाई से आजादी कब। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका मैं उनसे परिचय करा देता हूं, फिर उसके बाद हम पूरी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ समाज सेवी के तौर पर धनंजय सिंह चौहान जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्रवीण शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। प्रशांत शर्मा जी एजुकेशन काउंसलर हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धनंजय सिंह चौहान सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे देश में जिस प्रकार से जो कोचिंग कल्चर बढ़ता जा रहा है, क्या कहते हैं आप इसको लेकर के, और इसका जो बढ़ना क्या चिंता का विषय है हमारे लिए? धनंजय सिंह चौहान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी समस्या के चलते हमारा संपर्क नहीं बन पाया है। प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि हमारे देश में जो कोचिंग कल्चर बढ़ता जा रहा है, क्या ये चिंता का विषय है? क्योंकि मोटी फीस वहन करने की जो कल्चर बढ़ा है आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम में, कोचिंगों में, वो गरीब व्यक्ति उसका वहन कैसे कर पाएंगे? प्रवीण शर्मा सर। काफी महत्वपूर्ण है और खासकर राजनीति के महापर्व का जो दौर चल रहा है, महापर्व चल रहा है, उसके बीच में आप भविष्य के लिए लेके आपने जो चिंता जाहिर करी है, ये विषय बिल्कुल हर परिवार से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे देश की आधी आबादी इसमें शामिल होती है। आधी आबादी मतलब युवा, पूरा वर्ग, और उनके साथ में पूरा परिवार जो जुड़ा होता है वो इससे इफेक्ट होता है। जहाँ आप बात कर रहे हैं कल्चर बढ़ने की, ये कल्चर लगातार ये 3 दशकों में हर घर में घुस चुका है। हर जो बच्चा पहले अपने मन से पढ़ता था, माता पिता ख्याल देते थे, आज सबसे पहले चिंता ये होती है कि बच्चा स्कूल जाने लगा तो कोचिंग कहाँ जाएगा। कोचिंग कल्चर इतना ज्यादा हावी हो गया कि स्कूल वाले भी आज ये कहते हैं कि साहब स्कूल तो आप आ रहे हो लेकिन आपको कोचिंग भी जाना चाहिए। मतलब इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? जो शिक्षक है वही बढ़ावा दे रहे हैं, जो परिवार है वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप एक तरफ एजुकेशन हब बनाने की बात करते हैं प्रदेश को, शहर को, और अपने देश में नए नए इसमें संस्थान खोलते हैं, दूसरी तरफ कोचिंग भी उसी स्तर पे खोलते हैं। आज कोटा में जो हो रहा है कोचिंग, पूरा राजस्थान एक जो है खासकर कोटा इसका हब बन चुका है कोचिंग का। कोचिंग की बहुत बड़ी सिटी बन चुकी है। आप वो भोपाल चलें, इंदौर देखें, जबलपुर देखें, ग्वालियर देखें, यहाँ आज कोचिंग के दम पे ही
1-1 लाख से ज्यादा बच्चे घर छोड़ के रह रहे हैं इन शहरों में, जो शहर की आबादी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये बच्चे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल्चर की बात जो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से बढ़ रहा है, और ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि हर परिवार पे इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। प्रशांत शर्मा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पर कोचिंग कल्चर क्यों हावी हो चुका है? हमने इतना बढ़ावा क्यों दिया है कि आज हमारी ही जेब लुटती जा रही है? करना चाहूंगा जी जी, आपके चैनल का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा जी कि ऐसे समय में जहाँ की सभी लोग अपना जीत और हार के खेल में लगे हुए हैं, अपनी सरकार बनाने के चक्कर उसमें लगे हुए हैं, और वहीं हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भविष्य बनाने की चर्चा कर रहे हैं, भारत का भविष्य बनाने की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो आपने कोचिंग का मुद्दा है, एक्चुअल में क्या होता है कि वास्तव में हमारा जब शिक्षा तंत्र, हमारी सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा पे ध्यान देना छोड़ देती है, तब ये चीजें ऑप्शन में आ जाती हैं। बिल्कुल। आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आज से 15 से 20 साल पहले बीएसएनएल के ऑफिस में लाइन लगी रहती थी टेलीफोन कनेक्शन और मोबाइल की सिम लेने के लिए। जैसे जैसे हम जब प्राइवेटाइजेशन हमने किया मार्केट के अंदर, और उनको मार्केट में शेयर देने की जब बात हुई, तो हमने कहीं ना कहीं अपने शिक्षा, अपने जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। आज बीएसएनएल की क्या स्थिति है आप भली भांति जानते हैं, और बिल्कुल यही जो शिक्षा, यही जो फॉर्मूला है वो हमारे शिक्षा के साथ अपनाया जा रहा है, क्योंकि सरकारें जो है वो अन्य चीजों पर ध्यान दे रही हैं, परंतु शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही हैं। और जब तक वो ध्यान देते हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और एक जो इनके फरमान निकलते हैं शिक्षा विभाग के, वो किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण से उनको संस्थाएं मानती भी नहीं है, जिसका दुरुपयोग जो है वो आने वाले जो हमारे माफिया हैं वो माफिया उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल चलते थे, सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, गवर्नमेंट ने अपने बजट के नाम पे अपनी कटौती की, उसका जीर्णोद्धार नहीं किया, उससे जन्म हुआ हमारे प्राइवेट स्कूल्स का। प्राइवेट स्कूल्स में लोग पढ़ाने लगे, इनफैक्ट जो शासकीय कर्मचारी हैं या उच्च वर्ग है, वो सभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देने लगे। अब जहां पे बात आती है, फिर इसके बीच में जो बात आई है कि कोचिंग्स की, तो अब इसमें हमारा जो प्राइवेटाइजेशन जो संस्था है, ये हमारे साथ में साइकोलॉजिकल गेम करती है, और अभिभावक उस गेम में फंस जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इसमें जो आपने देखा होगा कि इसमें भ्रामक प्रचार देना, आप किसी भी एग्जाम जब खत्म होता है तो उसके बाहर देखा जाता है कि कई कोचिंग संस्थाएं अपने अपने इंस्टीट्यूट का भ्रामक प्रचार देती हैं, और कई बार तो ऐसे मामले समझ में आए हैं कि अगर कोई बच्चा अव्वल आया है किसी भी क्षेत्र में या किसी भी परीक्षा में, तो उसको पता पड़ रहा है कि 4-4, 5-5 कोचिंग वाले उसका अपने अपने पेम्पलेट पे उसका नाम छापे हुए हैं। तो ये भ्रामक नहीं है तो क्या है? इससे कहीं ना कहीं अभिभावक जो है भ्रमित होता है। दूसरी चीज आती है कि हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा अव्वल रहे, तो जो अव्वल आ रहे हैं उसको हमारे मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ऐसा उछाला जाता है कि ये जो अव्वल आया है बच्चा, वो सिर्फ कोचिंग में पढ़ के आया है, जबकि हम उसकी वास्तविक स्थिति देखेंगे तो उससे हम वास्तविकता में पूछेंगे ये स्पॉन्सर्ड होता है। कोचिंग सेंटर वाले क्रेडिट लेने के चक्कर में फोटो उनके साथ में लेते हैं, बाकायदा से पोस्टर बनवाते हैं, और वो खुद ही इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि नहीं, स्कूल से ज्यादा हमने पढ़ाई की है, हमने इसको ढांचे में ढाला है। तो कई उनको अभ्यर्थियों को पैसा देते हैं, पैसा भी देते हैं इसका, बिल्कुल ऐड करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, आप हमारी कोचिंग का नाम ले लीजिए, और इस भ्रामक प्रचार में हमारे अभिभावक आ जाते हैं, क्योंकि सरकार का इस चीज पे कोई कंट्रोल दिखता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी आपको एक और चीज मैं बता दूं कि 18 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी किया गया था कि कक्षा जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोचिंग संस्था एडमिशन नहीं दिए। आप बताइए, आपके यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, सामाजिक लोग भी चीज में बैठे हैं डिबेट में, क्या सरकार ने इस पे कोई कार्रवाई की किसी कोचिंग संस्थान पे? बाकायदा 16 साल से नीचे की बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं, उनके बाकायदा प्रचार चल रहे हैं, होर्डिंग शहर के अंदर लगे, हर शहर के अंदर लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन पर, सिस्टम के ऊपर सरकार के गौर ना देने के कारण से
और अभिभावकों के जागरूक ना होने के कारण से वो दोनों ही रूप से चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। धनंजय सिंह चौहान सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रशांत शर्मा सर ने कई चीजों का जिक्र किया, हमारी अगर हम कुछ रिपोर्ट्स का भी अगर जिक्र कर ले, क्योंकि बिना रिपोर्ट के हम अगर बात करें तो इस मुद्दे पर बात करना बेमानी हो सकता है। असर की रिपोर्ट का हम जिक्र करें, असर की रिपोर्ट आई तो असर की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं या कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं, कम से कम नहीं 50% से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो आज भी अपनी जो पुस्तक है उसके कोर्स में उसको पढ़ नहीं पाते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो प्लस माइनस नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण है कि उनको कोचिंग सेंटरों में भेजना पड़ता है और वहां से हो सकता है कि वहां उनको अच्छी कोचिंग मिलती भी हो या अच्छा शिक्षा मिलती भी हो। लेकिन क्या हमारे जो स्कूल्स है, जो हमारे निजी स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, क्या उनमें इतना संसाधन नहीं है कि बच्चों को वहीं पर पढ़ाया जा सके? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या की इसमें, और हमारे दोनों जो साथी हैं उनका बहुत अच्छा विश्लेषण रहा है। लेकिन ये क्या है, पूरा एक माफिया है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी शुरुआत भले ही इस तरीके से हुई हो जैसे हर विभाग में होती है, सुविधा के रूप में जी, और सुविधा शुल्क के रूप में ही बाकी भ्रष्टाचार पनपता है, उसी तरीके से इसमें भी शिक्षा जगत में भी हुआ कि ठीक है सुविधा मिल जाएगी और जो कमजोर बच्चे हैं उनको कुछ लाभ होगा। लेकिन पूरा ये माफिया में बदल गया, और कोई भी माफिया तंत्र बिना शासन की सहयोग से, उनकी मर्जी से नहीं चल सकता। बिल्कुल, और बेरोक तो गुजारी भी है। बिल्कुल वैसा ही इसमें पूरा रूप ले लिया है, और इससे लाभ किसी को नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको लाभ, कमजोर बच्चों को जो प्राइवेट ट्यूशन होती थी उनसे तो कम से कम लाभ हो जाता था। इसमें तो पूरा, क्योंकि ये गिरोह है, माफिया है, तो ये किसी के भी हित में नहीं है। ये शुरुआती जो बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं उनको अपने यहाँ अच्छी सुविधा देते हैं, उनको अलग से स्पेशल सुविधा देते हैं, उनकी फीस माफ करते हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया उनको और इंसेंटिव्स भी देते हैं। उनको अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद तो उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं, और उनको देख के बाकी के बच्चे और उनके पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं कि वो भी इनको अपने इन संस्थानों में भेजें। नहीं, कॉम्पिटिटिव बनने के लिए उनको बाकी मजबूर किया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बाकी के जो लोग जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, वो दरअसल वो कॉम्पिटिटिव खड़ा करने के लिए बनाया जा रहा है कि दूसरे लोग इसको देखें, ऐड हो और लोग इससे प्रभावित होकर हमारे मार्केट में आए। तो इसमें शासन का सहयोग इस तरीके से है कि आप देख रहे होंगे कि जो इन कोचिंग संस्थानों में जाते हैं वो डमी स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं, उनकी फर्जी अटेंडेंस रखी जाती है, ये सबकी निगाह में। बिल्कुल, सारे प्रशासनिक लोग जानते हैं, सरकार जानती है। बिल्कुल, और इसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी शामिल हैं। बिल्कुल। प्रशांत शर्मा सर, मैं आपके पास में आऊंगा। धनंजय सिंह जी की टिप्पणी पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास में आऊंगा फिर। जी सर, अपनी बात पूरी करें। इस तरीके से ये इस समय माफिया का रूप ले लिया है। और अगर इसमें पढ़ने वाले, ठीक है कुछ बच्चे जो है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर बाकी के बच्चों का केवल लेवल इंप्रूव भी हो रहा होता तो इतनी बड़ी संख्या में खुदकुशी नहीं हो रही होती, और इतना इससे हताशा लोगों में नहीं हो रही होती। और जो शिक्षा का स्तर है, जैसा कि आपने बताया कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो जो पढ़े हुए पास हुए बच्चे हैं वो अपना बेसिक जानकारी नहीं रखते, ऐसा ही स्तर जो नौकरियों में सिलेक्शन हो रहा है उनमें भी गिरता जा रहा है। तो अगर कोचिंग संस्थानों से कम से कम इम्प्रूवमेंट हो रहा होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि आपने ये मुद्दा उठाया है, और इसकी पूरी लोगों को इसको चुनाव की दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से भी पूरा एक मुद्दा इस तरीके से बनाना चाहिए कि कम से कम लोगों को इससे राहत मिल सके, और जो नया युवक है उसका भविष्य बर्बाद ना हो। बिल्कुल ठीक है। प्रशांत सर, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे, बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बताना चाह रहा था कि हाल ही में एक मामला प्रकाश में भी आया हुआ है कि हमारे यहाँ पे देश में एक बहुत ही जो लॉ के क्लैट के एग्जामिनेशन होते हैं उसके एंट्रेंस के लिए एक प्रख्यात कोचिंग है जिसका मटेरियल उनके स्टूडेंट को दिया गया, और उस मटेरियल जो स्टूडेंट में दिया गया उसमें जो तथ्य हैं वो तथ्य एकदम से गलत लिखे हुए हैं, चाहे वो जीएस पे हो या सब्जेक्टिव हो। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी है उस चीज में। अब जो लोग उस जो पब्लिकेशंस उसने किए हैं और इनफैक्ट अपना पब्लिसिटी की है उसके दम के आधार पे ये लोग इसको चुनते हैं कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। उसमें इतनी गलतियां हैं उनके सब्जेक्ट मटेरियल में, और जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं।
अब ऐसे बच्चों का तो भला नहीं हो सकता है। तो एक प्रकार से हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार की एजुकेशन में कोई समिति नहीं बनी है कि जो कि वो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं या क्या कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे को तो नहीं मालूम है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, या हमें जो तथ्य पेश किया जा रहा है वो गलत है या सही है, वो तो वही याद कर लेते हैं। तो ऐसे में कोई एक बोर्ड होना चाहिए कि जो कि वो आप पब्लिश करते हैं वो मटेरियल को चेक करें, फिर बच्चों को दिया जा सके। तो इसमें तो कोई भी अपना कोई भी दे रहा है, और ऐसा भी नहीं है कोई छोटी मोटी उसकी रेपुटेशन है। कहते हैं कि इंडिया में उसकी अच्छी रेपुटेशन कोचिंग संस्थाओं की, जो कि लॉ या क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को अव्वल समझती है, और इतनी बड़ी भूल कर रही है संस्था, शासन का इस पे कंट्रोल भी नहीं है, या हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो अभिभावक जो जागरूक नहीं है वो वो बच्चों को कहाँ लेके जाएं, बिल्कुल ठीक है, स्तर पे इसकी जांच कर सकते। बिल्कुल ठीक है प्रवीण शर्मा सर, जी बिल्कुल ठीक है प्रवीण शर्मा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक अनुमान के मुताबिक एक रिपोर्ट कहती है कि करीब अभी तक जो कोचिंग का जो मार्केट सजा हुआ है वो साल के हिसाब से 58,000 करोड़ का है, और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि साल 2028 तक कम से कम नहीं इसके 1,34,000 करोड़ होने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि ये कुल मिलाकर एक बाजार है, एक व्यवसाय है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल असली ये है कि हमको ये जो महंगी पढ़ाई है इससे आज़ादी कब मिलेगी, कोचिंग कल्चर से हमको मुक्ति कब मिलेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी स्कूलों में वो बुनियादी सुविधाएं दी जाए ताकि बच्चों का स्टैंडर्ड और बढ़ सके? प्रवीण शर्मा सर, प्रवीण शर्मा सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल संपर्क नहीं बन पा रहा है हमारा। प्रशांत शर्मा सर, मैं आप ही से ये सवाल का जवाब जान लेता हूं कि जो जैसा कि मैंने बताया कि एक रिपोर्ट कहती है कि 58,000 करोड़ का बाजार सजा हुआ है और 2028 तक इसके 1,34,000 करोड़ होने की संभावना है। उसका मतलब यह है कि ये पूरा व्यवसाय है, ये कोचिंग तो कम है लेकिन व्यवसाय ज्यादा है, और जब व्यवसाय बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी ही जेब कट रही है इससे। 51 करोड़ जो आपने फिगर बताया है, ये हमारे उन संस्थाओं को, हमने मुख्य संस्थाओं को लिया गया है, इसमें सिर्फ 30 से 40% कोचिंग का ही फिगर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे इसमें हमारे 60% से की जो संस्था है जो कि कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, बिल्कुल, जिनका की नाम निशान नहीं है शासन के पास में लिस्ट में, जिन्होंने अपने आप को इनरोल कराया है, उनका फिगर है। बिल्कुल। तो हम ये फिगर तो बहुत कहीं ज्यादा ही उसमें पहुंच चुका है, करोड़ों की स्थिति में पहुंच चुका है, बिल्कुल, जिसमें ये शासन ने, अभी आपने देखा होगा जब कोचिंग संस्थाएं चली थी कोविड के बाद में, तो इसमें हमारी जीएसटी टीम सरकार ने भी इससे फायदा लेने की बात की और इनको जीएसटी के अंदर रख दिया था, है ना। फिर भी अभी इतनी संस्थाएं छूटी हुई है कि क्योंकि सागर शासन का वो कंट्रोल नहीं है। अभिभावक गली मोहल्लों में कोचिंग खुल गई है क्योंकि वो जो हमारे अभिभावक हैं उनकी साइकोलॉजी बदल दी गई है। तो बच्चे की साइकोलॉजी शुरू से ही उसको ये बताया गया है कि ये अगर कोचिंग में बच्चा पढ़ेगा या ट्यूशन पढ़ता है तो ये बच्चे को अधिक से अधिक ज्ञान होगा। इसमें क्या होता है कि आपको बताऊं, शासन तंत्र में जितने भी इंटेलिजेंट टीचर होते हैं उनको कहीं ना कहीं शासकीय सर्विस में मिल जाते हैं, वो शिक्षक उसमें आ जाते हैं, परंतु जैसे ही शिक्षा तंत्र में पहुंचते हैं वो अपनी कहीं जवाबदारियों को निभाना भूल जाते हैं कि उनको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो उस चीज का जो फायदा हमारे निजी संस्थान इस चीज को लेते हैं, क्योंकि एक बार शासन में की नौकरी में जाने के बाद में आप एक सर्वे कर लीजिए उस चीज में कि हमारे कितने शिक्षक ऐसे हैं कि जो कि समय पे विद्यालय पहुंच रहे हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं कि जो कि अपना समय पे निर्धारित कोर्स पढ़ा रहे हैं, कितने ऐसे अधिकारी हैं कि जो कि मंथली रूप से इन शिक्षा इसमें भ्रमण करते हैं। आप ये देखते कि हमारी चाहे मंत्रीगण हो, हमारे उच्च अधिकारी हो, कितने ऐसे हैं कि जो इन शिक्षक संस्थानों में भ्रमण करते हैं। नहीं कर पाते, कई संस्थाएं हम कई संस्थाएं ऐसी बता देंगे जिसमें अभी तक अधिकारियों का भ्रमण नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। उस चीज में अधिकारियों का भ्रमण नहीं हुआ है तो किसका कंट्रोल होगा उस बिल्कुल, जो मर्जी वहां पे शिक्षकों की अध्यापकों की होगी वही चलेगा। बिल्कुल ठीक है। और नेता मंत्री की अगर हम बात ही छोड़ दें, लेकिन जिन लोगों के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि शिक्षा विभाग, जैसा कि आपने भी कहा कि जो अधिकारी है वो ही नहीं जा पा रहा है, लेकिन जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको मोटी तनख्वाह मिल रही है, वो ही नहीं जा पा रहे हैं, तो ये पुराना ढंडा कैसे बदलेगा? धनंजय सिंह चौहान सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस कहीं ना कहीं ये कोचिंग कल्चर का जो जिम्मेदार है वो प्रशासन तो है ही, लेकिन इन सबके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने कभी इस सिस्टम से सवाल नहीं किया। हमारे जो अभिभावक है वो हमारे जो सरकारी स्कूल है उसमें कभी जाते ही नहीं है,
लेकिन जो पुराने ढर्रे पर जो स्कूल चल रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसकी गुणवत्ता कितनी है, हमने कभी ये भी चेक नहीं की है। उसकी गुणवत्ता अगर ठीक होती तो जो कोचिंग कल्चर है वो नहीं बढ़ता। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अभिभावक तो बेचारा मजबूर है, वो अपना बच्चे को पढ़ाई के लिए ही दिन भर देखा जाए तो मेहनत करता है। आज जो मध्यम वर्ग है वो पूरी मेहनत इसलिए कर रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और स्वास्थ्य दे सके। केवल 2 चीजों में ही वो पूरा खर्चा करता है और इसीलिए दोनों चीजों में माफियाओं ने अपनी घुसपैठ कर लिए। तो अभिभावक को दोष देना तो ठीक नहीं है। बाकी ये जरूर है कि जो भी माफिया जहाँ पैदा होता है तो उसमें जैसे आपने आंख दिखाए उसमें कितना अर्थतंत्र है, तो उस हिसाब से शासन उनका सहयोगी बन जाता है और उनकी अप्रोच ऊपर तक होती है। वो अपने हिसाब से नीतियां बनवा लेते हैं, अपने हिसाब से उनको सब प्रचार प्रसार मिल जाता है और पूरा शासन और प्रशासन दोनों का ही मिला जुला खेल है ये। अगर वो चाहें तो आज की स्थिति में, जैसे आपने बोला, इससे कब छुटकारा मिलेगा, कब अंत होगा, तो आज की डेट में तो आज की स्थिति में बहुत आसान है। अगर जितना एक ही कोर्स कर दिया जाए, कितने समय से मांग उठ रही है कि एक देश एक कोर्स कर दीजिए आप उसको, बिल्कुल, और सब लोग अपना डाउनलोड कर लें या फिर अपना जो कहीं से भी वो बुक ले आए। तो अलग अलग जगह की, अलग अलग प्रकाशकों की, अलग अलग, आखिर उसमें मटेरियल तो एक ही है ना, लेकिन वो अपने मनमानी की किताबें खरीदवाते हैं, वहीं से लूट शुरू हो जाती है। फिर जो है आप पूरी स्मार्ट क्लासेस कर दीजिए। आप जो है जितना दूसरी चीजों में खर्च कर रहे हैं, इससे अगर शिक्षा में खर्च कर देंगे तो उसका तो रिटर्न मिल ही रहा है ना। बिल्कुल, उससे तो देश की तरक्की हो रही है, सब चीजों में सुधार आ जाएगा, सब चीज की गुणवत्ता सुधर जाएगी अगर शिक्षा सुधर जाएगी। लेकिन ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कहीं ना कहीं इसी में उसको शामिल कर दिया जाए तो क्या गलत है? जी, बहुत तरीके हैं आज, लेकिन नियत तो हो ना। सवाल नियत का है। आज केवल एक टोकन के रूप में कहीं जो है सीएम राइज स्कूल खोल दिया, कहीं कुछ कर दिया दिखावे के लिए, और इसमें एक मुट्ठी भर लोग उसमें फायदा प्राप्त कर पाते हैं। बाकी तो सब जो है, जिस तरीके से कोचिंग का आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी कोचिंग हो गई। मतलब आप अंदाज लगाइए कि कितने बड़े बड़े ये संस्थान हो गए और उसके घेरे में आने के लिए मजबूर है अभिभावक, क्योंकि न भेजें तो भी उनको ये रहता है कि हमने शायद अच्छा प्रयास नहीं कर पाया, और अगर भेज दें तो वो छात्र वहां जाके इतना नर्वस हो जाता है कि हमारे घर वालों ने इतनी कोशिश कर ली, उसके बावजूद हमारे को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और जो शिक्षा का स्तर है वो भी गिर रहा है। बिल्कुल ठीक है। चूंकि सर हमारे पास में समय का अभाव है, एक समय की सीमा रहती है, इसलिए हम पूरी परिचर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। और आप सभी के जो विचार है वाकई हमने नई ऊर्जा मिली और से आपके विचार हमने जाने, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया सर। तो बता दें कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं कोचिंग का जो कल्चर है वो हावी हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि ये कोचिंग कल्चर से हमको मुक्ति कब मिलेगी। सवाल ये भी है कि हमको महंगी पढ़ाई से आज़ादी कब मिलेगी और कोचिंग कल्चर का जो जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पुराने ढर्रे पर जो हमारे सरकारी स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों की जो पढ़ाई है उसके बुनियादी स्तर में अगर सुधार होता तो कहीं ना कहीं ये कोचिंग कल्चर है इतने बड़े पैमाने पर उभर कर सामने नहीं आता। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।